ओके। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जियोग्राफी पे। जियोग्राफी यूपीएससी का प्री एग्जामिनेशन हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो या आपका ऑप्शनल हो, बिना जियोग्राफी के आपका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं होना है। क्योंकि अगर आप देखें तो जियोग्राफी एक ऐसा विषय है जो आपका प्री का जो आपका क्वेश्चंस हैं, लगभग मान के चलिए कि 20 क्वेश्चंस तक डायरेक्ट या इनडायरेक्टली क्वेश्चन 20 आते ही हैं जियोग्राफी से। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर मेंस में जीएस फर्स्ट पेपर का, तो आधा पोर्शन ज्योग्राफी का ही है। और अगर जिसने अच्छी ज्योग्राफी पढ़ ली है तो वो फर्स्ट पेपर में अच्छे मार्क्स गेन कर सकता है, और करते भी हैं लोग। बस रणनीति हमारी अच्छी होनी चाहिए कि जो डिमांड है यूपीएससी की उसके अकॉर्डिंग हमको पढ़ना है। और अगर जिनका ऑप्शनल है तो एक तो विषय के रूप में उनको पढ़ना ही है लगभग 500 नंबर के लिए। और अगर आप इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो अगर आपको ज्योग्राफी की बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इकोलॉजी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाओगे। और आजकल देखा जाए तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे क्लाइमेट चेंज को लेकर के वो कहीं ना कहीं साइंस से भी अटैच कर देता है। तो विज्ञान के एक दो क्वेश्चन जो होते हैं वो आपकी ज्योग्राफी से अटैच्ड है। कुल मिला के बात की जाए तो आप ज्योग्राफी शुरू से ही यूपीएससी का एक अहम हिस्सा रहा है, और सिलेक्शन न होने में इसका अहम रोल है और सिलेक्शन होने में भी इसका बहुत अहम रोल है, दोनों में है। तो इस विषय को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं ज्योग्राफी को प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सिलेबस में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप देखते हैं तो पाएंगे 3 चीज़ें हमको पढ़नी होती हैं। एक इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल, एक आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी और एक आपका फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, फिजिकल जियोग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी में और वर्ल्ड ज्योग्राफी में और फिजिकल ज्योग्राफी में अगर वेटेज देना हो तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड से ही आते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड क्या है, वो थोड़ा सा कम है। और अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो स्पेशली अगर कोई लोकेशन है, उस कोई घटना घटी है अगर इसी हाल में या पिछले साल में, तो उससे रिलेटेड लोकेशन आपसे पूछ लेगा। कोई वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, कोई माउंटेन या इस तरह की कोई झील है जो सूख रही है, यानी कि जो करंट में चीज़ें होंगी उससे जुड़ी हुई चीज़ें वो ज्योग्राफी की आपको वर्ल्ड से पूछ लेगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी में दोनों को हमको अच्छे तरीके से समझना है। अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं दोनों में उनकी बात की जाएगी, और साथ ही साथ जो नेचुरल रिलीफ्स हैं, माउंटेन, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, झरने, झील, ये सब इनकी लोकेशन और इनका इम्पोर्टेंस ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो इनको हमको देखना है। खास करके इंडियन ज्योग्राफी में इंडिया की एग्रीकल्चरल स्थिति कैसी है, इंडिया की इकोनॉमिक ज्योग्राफी कैसी है, इंडिया की पॉपुलेशन ज्योग्राफी यानी कि आपका ह्यूमन ज्योग्राफी कैसी है, इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। और यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपसे बनते भी हैं और पूछे भी जाते हैं। मिनरल रिसोर्सेज को लेकर के सारे क्वेश्चन यहाँ पे आजकल बन रहे हैं कि किस प्रकार से मिनरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ पे हैं, तो ये सारा चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर पढ़ना है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में बेसिकली हमको लोकेशन, हर कॉन्टिनेंट वाइज, जैसे हम चलते हैं अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, तो नॉर्थ अमेरिका में माउंटेन की रेंज कैसी है, प्लेन कहाँ पर हैं, प्लेट्यूज कहाँ पे हैं, रिवर्स कौन से हैं, मिनरल्स कौन कौन से वहाँ पर हैं, कौन कौन से वहाँ पे अदर रिलीफ्स हैं, सिटी कौन कौन सी हैं, किस उनके इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या हैं, कोस्टल एरिया में कौन कौन से सिटीज़ हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखते हैं। तो इस एक तरह से हमको क्या करना है, कॉन्टिनेंट वाइज हमको चलना है। वो चाहे आपका नॉर्थ अमेरिका हो, साउथ अमेरिका हो, अफ्रीका का हो, एशिया का हो, साउथ अमेरिका खास कर बहुत साउथ एशिया खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया, ये सारे हमको अलग अलग इनको लोकेशन करनी है। जैसे मैं कल ही बात कर रहा था आपसे कोकोज आइलैंड। अब कोकोज आइलैंड क्या है कि आपका इसरो ने वहाँ पर अपना एक गगनयान को भेजने के लिए वहाँ पर अपना एक
लॉन्च पैड बनाया हुआ है, लॉन्च पैड नहीं कहेंगे, एक पैड बनाया जहाँ पे वो उतारेंगे उसको। तो अब ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए, कोकोस आइलैंड कहाँ है, उसके आसपास चीज़ें। कोको आइलैंड के अलावा आपका और जो आइलैंड वहाँ पर है वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गए। उसके आसपास के जो ओशियंस हैं, अराफुरा सी, उस आपसे पूछ सकता है। आपका जो वहाँ पे स्ट्रेट है, जैसे बास स्ट्रेट कहाँ पर है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे। चैनल वहाँ के आसपास हैं, जो चैनल कौन कौन से होंगे, कोरल रीफ के बारे में आपसे वहाँ पे पूछ लेगा। तो ये सारी चीज़ें हमको वर्ल्ड लेवल पर डिटेल में पढ़नी है। फिजिकल ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हमको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना होता है, और इसमें जो मेनली आपका पढ़ना होता है वो आपका है एक तो जियोमॉर्फोलॉजी, इसको हमको पढ़ना है, क्लाइमेटोलॉजी, मौसम विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी हमको अच्छे से पढ़ना है यहाँ पर। इसके अलावा बायोजियोग्राफी और ह्यूमन जियोग्राफी। ये आपका कुल मिलाकर के मेंस का भी यही सिलेबस है और पीटी का भी यही सिलेबस है। मेंस में साउथ एशिया के जो कंट्रीज़ हैं, यानी कि जो सार्क कंट्रीज़ हैं, उनसे रिलेटेड चीज़ें आपसे ज़्यादा पूछ लेता है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इनकी जो कंट्रीज़ हैं और उनसे रिलेटेड जो उनकी क्लाइमेटोलॉजी, उनकी ज्योग्राफी, उनका टेरिटरी, उनके रिवर्स, उनके लेक्स, यहाँ से क्वेश्चन आपसे बनते हैं। और हमको चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे आपका नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे भूटान हो, जो ज़्यादा चर्चा में रहेगा, अभी आपने देखा होगा चाइना जो है एक अपना डैम बना रहा है। जो यांगसी नदी जो हमारे यहाँ ब्रह्मपुत्र के नाम जानी जाती है, वो आपका वहाँ पर जहाँ पर ट्रायंगल है, वहाँ पर यानी कि जहाँ पे नेपाल, इंडिया और चाइना का जो कनेक्शन है, जो जॉइंट है, जो जंक्शन है, तो ट्राई जंक्शन पर क्या कर रहा है, वहाँ पर वो पानी को रोक करके दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है। अभी दुनिया का सबसे बड़ा डैम चाइना में ही है, 3 जॉर्ज डैम नाम सुना होगा, उसकी छत सबसे ज़्यादा दुनिया में है, उससे बड़ा एक डैम बनाने जा रहा है। तो ये उसकी लोकेशन अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो गई। और उस डैम बनने से जो फॉरेन, जो हमारे जो है जो इंटरनल सिक्योरिटी है, उस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, हमारे चाइना और नेपाल के बीच में रिलेशन कैसे हो सकते हैं। तो ये हमको एक ब्रॉड प्रोस्पेक्ट में चीज़ों को पढ़ना होगा, तब हमारा आंसर वहाँ पर क्या होगा, मेंस भी लिख पाएंगे, और हमारा एक इंटरव्यू में अगर कोई से पूछता है तभी हम कर पाएंगे। तो विदाउट लोकेशन हम चीज़ों को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो हमको लोकेशन जानना होगा कि अब लोकेशन में ये है कि जो आपकी रिवर है, जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ये कहाँ से ओरिजिन इसकी होती है, उसका डायरेक्शन क्या है, उसको भारत में क्या कहते हैं, फिर बांग्लादेश में क्या कहते हैं, फिर किस नाम से जाकर के वो हिंद वे ऑफ बंगाल में वो गिरती है। तो ये पूरा कनेक्शन आपका होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। तो इस लेवल पे हमको चीज़ों को यहाँ पर करना है। तो कुल मिलाकर के हमको बात ये करना है कि इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी को हमको अच्छे से पढ़ना है। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे थोड़ी देर के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2 टॉपिक वैसे पढ़ेंगे, एक हम लोग पढ़ते हैं पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी में लगातार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। यानी कि मनुष्य जिज्ञासु प्राणी है और हमेशा जानना चाहता है कि क्यों और कैसे। तो हम ब्रह्मांड की जानकारी पाना चाहते हैं, तो ब्रह्मांड की जानकारी के लिए हम क्या करते हैं, हम कोई ना कोई मिशन भेज देते हैं। जैसे हमारा एक्सपोसाइट इंडिया का है, भेजेंगे, हमारा एस्ट्रोसाइट है, हम जैसे नासा ने भेजा आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप भेज दिया, अभी चाइना ने अपना भेजा हुआ है। तो हमको अगर यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना है तो वहाँ पे तो मिशन भेज सकते हैं, लेकिन हमको अगर पृथ्वी के अंदर की जानकारी प्राप्त करनी है कि पृथ्वी के अंदर की संरचना कैसी है, वहाँ का डेंसिटी कैसी है, वहाँ का तापमान कैसा है, वहाँ का मटेरियल कैसा है, लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, तो ये चीज़ें जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
या तो खोद के अंदर जाएं, तो अंदर कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि हमारी जो अर्थ है उसका सरफेस से सेंटर की बीच की डिस्टेंस कितनी है, लगभग 6400 किलोमीटर के आसपास है। कितनी है, 6400 किलोमीटर तक। तो क्या हम 6400 किलोमीटर खोद करके अंदर जा करके उस जगह ले सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास क्या सोर्स हो जिससे कि हम जान पाए कि पृथ्वी के अंदर क्या है? तो दो तरह के सोर्स हमारे पास होते हैं, एक डायरेक्ट सोर्स होगा, एक क्या होगा, इनडायरेक्ट सोर्स। तो पृथ्वी की संरचना के बारे में अगर हमको जानना है तो वी हैव टू सोर्सेस, एक आपके डायरेक्ट, हम डायरेक्ट जान सकते हैं कि कौन कौन से सोर्स हैं, और एक कौन सा होगा आपका इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट मतलब ये हो गया कि मनुष्य खुद क्या करे, माइनिंग करे और उसके अंदर जाए और पता लगाए, इसको डायरेक्ट कहेंगे। किसको डायरेक्ट कहेंगे? जितना हम खोद पाएंगे उतना हम क्या करेंगे, खोदेंगे। यानी कि जो रॉक्स हैं, जो क्या हैं, चट्टानों को हम पढ़ करके, चट्टानों के बारे में हम जान करके, हम जानकारी जो हासिल करेंगे उससे हम जान पाएंगे कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। लेकिन ये एक सीमित है। ये क्या है, हम कितना खोदेंगे, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर मैक्सिमम, ठीक है। और एक है कि अपने आप चीजें निकल के चली आए ऊपर से, वोल्केनिक इरप्शन। तो दूसरा डायरेक्ट सोर्स क्या है, वोल्केनिक इरप्शन, यानी कि ज्वालामुखी उद्गार। तो ज्वालामुखी उद्गार से जो चीजें निकल के आती हैं, हम उससे समझ पाते हैं कि पृथ्वी के अंदर स्थिति क्या है, पृथ्वी के अंदर कौन कौन से मटेरियल हैं, उनकी डेंसिटी क्या है, वो हम जान पाते हैं। और एक क्या है, हम रॉक्स को जान पाएंगे, चट्टानों को अध्ययन कर पाएंगे। ये दोनों क्या कहलाते हैं, आपके डायरेक्ट, यानी कि प्रत्यक्ष जो प्रमाण हमारे हैं पृथ्वी के अंदर की जानने की, वो केवल दो हैं, एक रॉक हो गई और एक कौन सी आपकी हो गई, वोल्केनिक इरप्शन। अगला है आपका इनडायरेक्ट। रॉक आपका क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब ये है कि हम ये जानना चाहते हैं कि पृथ्वी के नीचे जाते जाएंगे तो टेम्परेचर में डिफरेंस कैसे होता है, यानी कि कितनी नीचे जाने पर 1 डिग्री तापमान बढ़ता है, फिर 2 डिग्री बढ़ता है या घटता है, तापमान बढ़ेगा घटेगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, नीचे जाने पर टेम्परेचर और प्रेशर में डिफरेंस क्या आ रहा है, उसके आधार पे हम जान पाएंगे कि पृथ्वी की संरचना कैसी होगी। अगर नीचे जाने पर प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये हम कैसे जान पाएंगे, वहां पर उसकी मटेरियल की डेंसिटी के आधार पे। डेंसिटी ज़्यादा है तो क्या होगा, इसका मतलब प्रेशर वहां पे क्या है, ज़्यादा है। अगर डेंसिटी, ये तो देखा गया है कि जैसे जैसे आप पृथ्वी के नीचे जाते हो, मटेरियल की डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ती है। तो डेंसिटी बढ़ रही है यानी कि प्रेशर क्या हो रहा है, और प्रेशर बढ़ने पे क्या होता है कि एक समय के बाद चीज़ें क्या होनी चाहिए थी, लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए थी। लेकिन देखा गया है सिस्मिक वेव के आधार पर कि एकदम जो कोर है, हमारा जो कोर है, उस कोर के ऊपर 2 तरह के कोर हमारे पास हैं, एक इनर कोर, एक आउटर कोर। तो जो आउटर कोर है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में है, यानी कि अर्ध तरल अवस्था में है, और जो हमारा इंटरनल कोर है वो कैसा है, वो सॉलिड फॉर्म में है। तो इसको डिफाइन किया गया है कि किस प्रकार से ऊपर से नीचे आने पर अर्थ के जो इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो पहला चेंज हम किस पे देख पाते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ द टेम्परेचर एंड द प्रेशर। अगला है मेटियोर्स। व्हाट इज मेटियोर्स, जो उल्का पृथ्वी पर गिर गए हैं, उनके अध्ययन से हम जान पाएंगे, क्योंकि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो कहीं ना कहीं सूर्य से ही हुई है, और जितने भी ग्रह बने हैं वो सब किससे बने हैं, सूर्य से टूट के बने हैं। तो जिससे सूर्य बना होगा उसी से क्या बना होगा, पृथ्वी बनी होगी। तो हम मेटियोर के अध्ययन से जान पाएंगे कि पृथ्वी भी
किस तरह की बनी होगी, उसके अंदर का मटेरियल, अगर मेट्योर का हम पढ़ पाएंगे तो अंदर का भी हम जान पाएंगे कैसा बना होगा। तो एक ये भी मुद्दा है कि हम मेट्योर से भी पृथ्वी के आंतरिक संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। अगला है ग्रेविटेशन। ये कैसे होता है? पृथ्वी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू हर जगह सेम नहीं है। इक्वेटर पे जी की वैल्यू सबसे कम है, पोल पे जी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो ये हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ को हम समझ करके ये जान सकते हैं कि ये जी की वैल्यू डिफरेंस कहीं ना कहीं मटेरियल में उपस्थित जो आपके एलिमेंट्स हैं, निकल है या आयरन है, उसकी वजह से हुए होंगे। तो वो जानकारी आपको जाननी है। अगला है इसमें मैग्नेटिक सोर्सेस, मैग्नेटिक सोर्सेस यानी कि चुंबकीय जो सोर्सेस हैं। और पांचवा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका भूकंपीय तरंगे। सबसे अच्छा इंटीरियर ऑफ अर्थ को जानने का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है? सिस्मिक वेव्स, भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे ही डिसाइड करती हैं कि अंदर कहाँ तक सॉलिड है, फिर कहाँ पे लिक्विड होगा, या कहाँ पर जो है सॉलिड लिक्विड दोनों होगा। क्योंकि भूकंपीय तरंगे जो होती हैं वो मुख्य रूप से तीन तरह की होती हैं। एक होती है प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव और आपकी एल वेव। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव से हम जान पाते हैं कि पृथ्वी के अंदर संरचना कैसी होगी। वो हम लोग पढ़ेंगे जब बात करेंगे यहाँ पर कि सेस्मिक वेव का इफेक्ट क्या पड़ता है। यानी कि हमारे जो इनडायरेक्ट सोर्स कौन कौन से हो गए, पृथ्वी के अंदर तापमान में और प्रेशर में अंतर से हम जान सकते हैं, हम मेट्योर जान सकते हैं, हम ग्रेविटेशनल से जान सकते हैं, मैग्नेटिक सोर्स जान सकते हैं और सेस्मिक वेव जान सकते हैं। इनसे हम कैसे जानेंगे इसकी हम लोग चर्चा एक एक को करेंगे। अब हम बात करते हैं कि वैज्ञानिकों ने बताया है कि जो पूरी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी है, अगर हम इसको सेंटर तक एक उसका पार्ट हिस्सा निकाल करके देखें तो हम ये पाते हैं कि सबसे ऊपर क्या है, यहाँ पर ये तो आपका मान लीजिए माउंटेन है एरिया, और यहाँ पर आपका कुछ क्या होगा, समुद्री एरिया होगा। ये क्या होगा आपका समुद्री एरिया होगा। तो ये कहा गया है कि 8 किलोमीटर से लेकर के और लगभग 40 किलोमीटर तक गहराई में मैक्सिमम ये जो एरिया है, इसमें हमारा जो कॉन्टिनेंट और हमारा ओशियन दोनों इसमें शामिल है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट। तो क्रस्ट एग्जैक्टली जो होगा आपका ये कहलाएगा। और क्रस्ट में भी ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करते हैं क्रस्ट की, तो क्रस्ट को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। क्रस्ट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक को कहा जाता है अपर क्रस्ट और एक को कहा जाता है लोअर क्रस्ट। ये डिवाइड क्यों किया गया है? डेंसिटी के डिफरेंस के आधार पर। यानी कि यहां ये एक लाइन है जिसके लाइन के ऊपर डेंसिटी कम है और उसके लाइन की डेंसिटी ज्यादा है। और जिस साइंटिस्ट ने इस डिसकॉन्टिन्यूटी को खोजा था उसका क्या नाम था? क्या नाम था बता सकते हैं आप लोग? कोनराड। क्या नाम था? कोनराड। तो एक डिसकॉन्टिन्यूटी है, उसका नाम क्या है? कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी। तो ये एग्जाम में आपसे आएगा कि कोनराड डिसकॉन्टिन्यूटी कहां पाई जाती है? तो बिटवीन आउटर कोर क्रस्ट एंड इनर कोर के बीच में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? इस प्रकार के आपके कई डिसकॉन्टिन्यूटी भी आएंगे। फिर देखा गया यहां पर साइंटिस्ट ने बताया, यहां पर ध्यान रखिएगा कि यहां पर लगभग 100 किलोमीटर के रेंज को, इसको कहा जाता है लिथोस्फीयर। क्या कहा जाता है? तो लिथोस्फीयर की जो है थिकनेस कहां तक है? सरफेस से लेकर के 100 किलोमीटर तक लिथोस्फीयर कहते हैं इसको। ये हो गई। लिथोस्फीयर के बाद 700 किलोमीटर तक, कितना? 700 किलोमीटर तक की जो रेंज होगी ये वाली, ये कहलाता है आपका अपर मेंटल।
क्या कहलाता है? अपर मेंटल। और ध्यान रखिएगा, ये जो आपका लोअर कोनार्ड और अपर मेंटल, यहां पर भी क्या है? डिसकंटिन्यूटी है। क्या है? डिसकंटिन्यूटी है, यानी कि यहां से भी जो डेंसिटी है उसमें चेंजेस आता है। इसको कहा जाता है मोहो डिसकंटिन्यूटी। क्या कहा जाएगा? मोहो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मोहो डिसकंटिन्यूटी कहां पर है, तो क्या बताओगे? बिटवीन द लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में डिसकंटिन्यूटी, उसका क्या नाम है? मोहो। और पहली डिसकंटिन्यूटी कौन सी हो गई? कोनराइड। कोनराइड कहां पर है? अपर एंड लोअर के बीच में है। इसके बाद ध्यान रखिएगा, लगभग 2900 तक, कितना? लगभग ये 2885 है, लेकिन इसको 2900 मान लेते हैं। 2900 किलोमीटर की गहराई तक ये आपका क्या होता है? ये अपर मेंटल हो गया। क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा लोअर मेंटल। क्या कहलाएगा? लोअर मेंटल। ये कहां तक है? 2885 किलोमीटर डिस्टेंस तक है। अब ध्यान रखिएगा, अपर मेंटल और लोअर मेंटल को फिर से एक डिसकंटिन्यूटी डिवाइड करती है। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जाएंगे, डेंसिटी की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है। डेंसिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। इसको कहते हैं रैपिटी। क्या कहते हैं? रैपिटी डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द अपर एंड लोअर मेंटल। तो अपर और लोअर मेंटल के बीच में कौन डिसकंटिन्यूटी हो गई? रैपिटी हो गई। इसके बाद आप ध्यान देंगे, ये लगभग जो हाइट है ये 5155, कितनी है ये? 5155। इसको कहा जाता है आउटर कोर, इसको कहते हैं इनर कोर। ये कहां तक है? लगभग 6400 किलोमीटर। तो आउटर कोर और लोअर मेंटल के बीच में भी क्या है? एक डिसकंटिन्यूटी है। इसको कहते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। क्या कहते हैं? गुटेनबर्ग। तो गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी कहां पर है? लोअर मेंटल और अपर कोर के बीच में है। और अपर कोर और इनर कोर के बीच में, या आउटर कोर और इनर कोर के बीच में डिसकंटिन्यूटी है, इसको कहते हैं लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। क्या कहते हैं? लेहमैन डिसकंटिन्यूटी, असंततता। यानी कि पहली कंटिन्यूटी कौन सी हो गई? कोनार्ड बिटवीन अपर क्रस्ट एंड लोअर क्रस्ट। दूसरी कौन सी हो गई? मोहो, लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। तीसरा आपका कौन सा हो गया? अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। और गुटेनबर्ग लोअर मेंटल एंड अपर कोर, एंड लेहमैन अपर कोर और इनर कोर। याद तरीका क्या है आपका? CMRGL। CMRGL याद कर लीजिए। CMRGL अगर याद रहेगा CMRGL, तो इससे क्या होगा कि आपकी सारी डिसकंटिन्यूटी क्रम से याद रहेंगी। ये कहां पे है? आपकी अपर एंड लोअर क्रस्ट के बीच में है। मोहो लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल के बीच में है। रैपिटी अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल के बीच में है। गुटेनबर्ग लोअर मेंटल एंड अपर कोर के बीच में है। एंड लेहमैन अपर कोर एंड लोअर कोर के बीच में है। ये 5 डिसकंटिन्यूटी आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ये मैचिंग में क्वेश्चन पूछ लेगा, मैच में आ जाएगा, या अपने आप ऐसे 1 से पूछ लेगा कि डिसकंटिन्यूटी कहां पे है। अब ध्यान रखिएगा, कुल मिला के बात हो गई कि एक अर्थ है, एक अर्थ में सबसे अंदर क्या होता है आपका? कोर। उसके बाद क्या होता है? यहां पर मेंटल होता है। और सबसे बाहर क्या होता है आपका? क्रस्ट होता है। तो ये यहां से क्वेश्चन बनेगा, इसको ध्यान रखिएगा। क्रस्ट, मेंटल और कोर के बाद में अगर आपसे बात करता है क्रस्ट, तो आपको पता है कि क्रस्ट क्या है? सबसे आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ की, पहली चीज है ना। दूसरा पॉइंट है कि इसकी थिकनेस अलग अलग होती है। अगर हम बात करेंगे ओशियन में, तो समुद्र के नीचे केवल मात्र कितना है? 5 किलोमीटर की इसकी थिकनेस होती है बस। और अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट पर,
अगर हम बात करें कॉन्टिनेंट पर तो इसकी मात्र हाइट होती है कितनी, लगभग हो जाती है 30 किलोमीटर। यानी कि स्थल पर इसकी मोटाई क्या है, ज़्यादा है। अच्छा, क्यों ज़्यादा है स्थल पे? क्योंकि माउंटेन भी तो है भाई। मान लो ये समुद्र का तल है, इतना मान लीजिए, है ना ये, तो ये समुद्र का तल हो गया, ये थिकनेस कितनी हो गई, 5 किलोमीटर। और ये क्या है आपका, इतनी ऊंचाई है। तो ड्यू टू माउंटेन की वजह से क्या हो जाता है, कॉन्टिनेंट पर क्रस्ट की मोटाई क्या है, ज़्यादा है, और ओशियन पे क्या है, कम होती है। और टोटल जो वॉल्यूम है अर्थ का, टोटल जो वॉल्यूम अर्थ का है उसका केवल 1% होता है कौन, क्रस्ट, बाय वॉल्यूम। और अगर हम बात करते हैं मास की तो 0.5% केवल टोटल अर्थ का जो मास है वो केवल क्रस्ट में कितना है, केवल 0.5% टोटल मास का। यानी कि अर्थ का जितना मास है उसका, जितने भी हम लोग रह रहे हैं, खेती करते हैं, घर बनाते हैं, मिनरल्स एक्सपोर्ट करते हैं, वो केवल कितना है, 1% है। बाकी सब कहाँ है, नीचे, जहाँ पे हमको पता ही नहीं क्या हो रहा है। 1% में दुनिया पूरी जी रही है, हम ही नहीं पूरी दुनिया। 1% लेयर से हम लोग पूरी दुनिया को बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। और वॉल्यूम मास कितना उसका है, 0.5% है। और नेक्स्ट चीज आपको ध्यान रखना है यहां पर कि जो आपका मटेरियल इसमें है, इसमें सियाल है। क्या है, सियाल है। SI का मतलब होता है सिलिका और AL का मतलब होता है एल्यूमिनियम। यानी कि इसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी है, सियाल और यानी कि एल्यूमिनियम और सबसे ज्यादा मात्रा इसमें ऑक्सीजन की है। किसकी है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की है, सियाल है, एल्यूमिनियम है और ऑक्सीजन है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर हम बात करें डेंसिटी की तो इसमें डेंसिटी जो है वो 2.8 से 3 के बीच में है। यानी कि जो आपका कोनार्ड वाला पोर्शन था, कोनार्ड के ऊपर 2.8 और कोनार्ड के नीचे 3, यानी कि यहाँ की डेंसिटी कितनी हो जाएगी, यहाँ की डेंसिटी होती है 2.8 से लेकर के 3 के बीच में होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या होती है, यहाँ की डेंसिटी हो जाती है कोर की। तो क्रस्ट की बात करें तो आउटर मोस्ट लेयर है, ओशियन पे पतला होता है, कॉन्टिनेंट पर मोटा होता है। टोटल अर्थ के वॉल्यूम का कितना होता है इसमें, 1%। टोटल अर्थ का मास कितना होता है, 0.5%। इसमें क्या होता है, सियाल होता है, यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम की मात्रा होती है। इसकी डेंसिटी कितनी होती है, 2.8 से 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास होती है। क्लियर। अब बात करते हैं मेंटल की। मेंटल जो है ये टोटल अर्थ का सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है। यानी कि टोटल अर्थ का 84% इसमें क्या होता है, बाय वॉल्यूम, और 64% बाय मास। यानी कि टोटल अर्थ का जो वॉल्यूम कवर करेगा वो कौन कवर करता है, 84% मेंटल करता है। और मास कितना करता है उसका, 85। और इसमें क्या होता है, ध्यान रखिएगा, इसमें जो मटेरियल होगा वो सीमा होता है। क्या होता है, सीमा का बना होता है, यानी कि सिलिका और मैग्नीशियम का। सिलिका और किसका बना होता है, मैग्नीशियम का बना होता है। कभी कभी कहा जाता है कि जो सियाल है वो सीमा पर तैर रहा है, सियाल जो है वो सीमा पर तैर रहा है। इसका मतलब यही है कि नीचे वाला जो एरिया है वो थोड़ा सा क्या है, हल्का सा सेमी लिक्विड फॉर्म में है, उसी को हम लोग एस्थोनोस्फीयर बोलेंगे, जो 100 किलोमीटर तक है, अभी बात करेंगे आगे उसके, तो उसी पे तैर रहा है सियाल, सिलिका और मैग्नीशियम। इसकी अगर हम बात करें डेंसिटी की तो डेंसिटी बताओ क्या होगी, मेंटल कोर क्रस्ट से ज़्यादा होगी, कम होगी, कितनी होगी, तो ये मान के चलिए 3.3 से लेकर के 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास होती है। और अगर होल अर्थ की हम बात करें, टोटल पृथ्वी की डेंसिटी होती है वो 5.5 होती है। टोटल अर्थ की डेंसिटी कितनी है, 5.5 होती है। तो मेंटल की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखिएगा। अगला है इसमें कोर। अब कोर टोटल वॉल्यूम का कितना कवर करता है, कोर जो होता है वो टोटल वॉल्यूम का 15% क्या करता है, पूरे अर्थ का 15% किसमें है, कोर में है। और 32% इसमें क्या है, मास है।
यानी कि मास के आधार पे नंबर 2 है और वॉल्यूम के आधार पे भी क्या है, नंबर 2 है। कोर क्या था, सबसे मतलब मेंटल जो था आपका क्रस्ट, वो 1% और 0.5% था। ये जो है आपका 15% वॉल्यूम है और 32% क्या है, इसमें मास है। और इसमें जो मटेरियल है वो कौन सा है, निफे। क्या है, निफे, निकिल एंड आयरन, निकिल एंड फेरस। तो सबसे ज्यादा इसमें निकिल और आयरन होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये पूछा गया कि कोर में सबसे अधिक क्या होता है, इसीलिए जो मैग्नेटिक प्रभाव है वो कहां से डेवलप होता है, कोर से, क्योंकि वहीं पे सबसे क्या है आपका लोहा और निकिल है। इसकी डेंसिटी जो होती है, ध्यान रखिएगा, इसकी डेंसिटी 9.4 से लेकर के 14.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक होती है। यानी कि सबसे ज्यादा डेंसिटी कहां पर होती है, कोर में होती है। सबसे अधिक डेंसिटी कहां पर होती है, कोर में होती है। तो अगर हम लोग देखते हैं यहां पर एक कि ये मान लीजिए आपका ये एरिया हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, कोर, ये क्या हो गया आपका मेंटल, और ये क्या हो गया आपका क्रस्ट हो गया। कोर में बताया आपसे ये कितना वॉल्यूम इसका होगा 15%, इसका 84%, इसका कितना हो जाएगा 1%। बाय मास की बात करें तो 32%, इसमें 64 या लगभग 5%, और इसका 0.05%। इसमें बात करें मटेरियल की तो क्या हो जाएगा आपका निफे, इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा इसमें सीमा, इसमें क्या होगा सियाल होगा। अगर बात करें डेंसिटी की तो डेंसिटी की बात करें तो यहां पे क्या आ जाएगा 2.8 से 3 के सॉरी यहां पे बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 9.5 से 14.5 के बीच में। यहां पे कितना हो जाएगा लगभग, ये मान के चलिए कि 3.5 से लगभग 5.5 हो जाएगा, और यहाँ 2.8 से 3 के बीच में हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दूसरी चीज बात करते हैं, यहाँ पर मैंने ये बताया था आपको कि अगर आप यहाँ देखेंगे दो कोर के आउटर और इनर क्रस्ट के बीच में क्या था आपका कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी था। क्या था कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी था। अगर हमने बात किया था कि कोर और मेंटल के बीच में क्या था, तो यहां पर आपका कोनार्ड के बाद मोहो, यहां पर आपका मोहो डिसकंटिन्यूटी थी। मोहो के बाद आपका जो आपका आउटर और इनर था, यहां पर डिसकंटिन्यूटी कौन सी थी बताइए, रेपिटी कौन सी थी, रेपिटी थी। और इसके बाद इसके बीच में कौन सा था, जो आपका आउटर इनर मेंटल और आउटर कोर के बीच में गुटेनबर्ग के बीच में था, और आउटर और इनर के बीच में कौन सा था लेहमैन। तो लेहमैन बिटवीन द आउटर कोर एंड इनर कोर, गुटेनबर्ग आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल एंड आउटर कोर, रेप्टी बिटवीन द आउटर मेंटल एंड इनर मेंटल, मोहू इनर क्रस्ट एंड आउटर मेंटल, और ये आउटर क्रस्ट एंड इनर क्रस्ट के बीच में। क्लियर। तो ये चीज़ें आपको एग्जाम में याद रखनी है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से जो आपकी सिस्मिक वेव्स हैं वो कैसे काम करती हैं, और वो किस प्रकार से अलग अलग डेंसिटी को एक्सप्लेन करती हैं। ठीक है, थैंक यू। तो इसको